बिलों के बारे में आप लोगों को बहुत से लोगों ने बताया होगा। मैं उस बात को बार बार दोहरा करके आपका समय खराब नहीं करना चाहूंगा। आज आंदोलन में क्या चला हुआ है, मैं सीधी उन बात पे ऊपर आता हूं। हमारे किसान नेताओं को बार बार बुलाया जाता है, जहां से बात शुरू की जाती है वहीं पर बात बंद कर दी जाती है। चाहे पहले दौर की बात थी, चाहे 8वें दौर की बात थी, अगर हम थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाते तो हमारे खिलाफ माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है कि किसान अड़ियल रुख अपना रहे, सरकार तो मानने के लिए तैयार है। भाइयों, मेरी ड्यूटी है कुंडली के ऊपर, क्योंकि कुंडली बॉर्डर वो बॉर्डर है जो सरिया पूरे के पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु है, जहां से उनकी स्टेज से पूरे आंदोलन के फैसले किए जाते हैं। और हमारा ज्यादातर संगठन टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। वहां पर मात्र 2 आदमी बैठे, गुरनाम चुडूनी और मैं। गुरनाम चुडूनी को बार बार मीटिंगों के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए हरियाणा प्रदेश की तरफ से सिंगू बॉर्डर के ऊपर मेरी परमानेंट ड्यूटी है। अचानक कोई भी बात बतलानी पड़ जाए, पंजाब के सारे लीडर उतरे। वहां के हालात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जिस दिन 27 तारीख को रात को हमें जेल से रिहा किया गया, 28 तारीख को वहां गए, हमारे हरियाणा का इक्का दुक्का आदमी नजर आता था, पूरा पंजाब था। वह पंजाब के 28 संगठन है और वो बहुत चौड़ा रोड है। 8 ट्रेलियों की एक जगह लाइन है, 50 कम से कम लंगर चलते हैं और 15 किलोमीटर तक अलग ही शहर बचा हुआ, ट्रेलियों का अलग ही शहर बचा हुआ। वहां पंजाब से 5 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल के बूढ़े से लेकर के माता बहनों से लेकर के हर उम्र का किसान मौजूद है और बड़े शांति प्रिय तरीके से सामाजिक आंदोलन लड़ रहे, मात्र सिर्फ किसान के लिए लड़ रहे। और उसके बावजूद इस बेशरम सरकार ने इतने हथकंडे अपनाने का हमारे खिलाफ अपनाए। जब पंजाब का किसान ज्यादा संख्या में था, उनको कहा गया खालिस्तानी आगे। जब हरियाणा का किसान उसमें शामिल हुआ, हमने जाकर के कहा कि हम हरियाणा से हैं। हमारे मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हरियाणा का किसान नहीं है। हमने उनको बताया भाई हम तो हरियाणवी हैं। 5000 साल से 10,000 साल से पता नहीं कितने दिनों से हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। हम हरियाणवी थे, हरियाणवी हैं और हरियाणवी रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप 70 साल पहले कहाँ थे, याद करिए। आज भी रोहतक बिड़ियानी के अंदर मनोहर लाल का नाम, मनोहर पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी, हम तो हरियाणवी थे। तब थोड़े से पीछे हटे, तब थोड़ी सी बातें ठीक सभ्य तरीके से करने लगे कि हरियाणा का किसान भी है, फिर हरियाणा पंजाब कहने लगे, फिर उत्तर प्रदेश आ गया, उसको कहने लगे 2.5 स्टेट का आंदोलन है। आज पूरे भारतवर्ष का किसान इसके अंदर इन्वॉल्व है। आज जब पूरे देश का किसान आ गया तो कहने लगे तू वामपंथी। इतने बेशरम लोग हैं, किसान की अलग अलग परिभाषा करते हैं। कभी इनको खालिस्तानी कहते हैं, कभी इनको वामपंथी कहते हैं, कभी इनको राजनीति से जोड़ते हैं, कभी इनको जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, कभी इनको धर्मों में बांटने की कोशिश करते हैं। हमने बार बार स्टेज के माध्यम से कहा कि हम किसान हैं, हमारी जाति भी किसान है, हमारा नाम भी किसान है, हमारा धर्म भी किसान है। उसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का, जो इस देश की फ्रंट लाइन मीडिया है, जिसका काम सरकार से सवाल पूछना होता है। अगर जैसे आज आंदोलन
आंदोलन चला हुआ है। अगर मीडिया को कोई कि जिसका जमीर जिंदा हो, उनका फर्ज बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के गृह मंत्री से, भारत के कृषि मंत्री से सवाल पूछना कि मेरे देश का किसान सड़क पे क्यों बैठा है। और सवाल किससे करते हैं? अरे देखिए खालिस्तानी आगे। बड़ा शर्म आता है इनको सुनकर। सोनू बड़ी शर्म आती है इनके बयान सुन करके। दुर्भाग्य हमारा देश का, जिस देश की फ्रंट लाइन मीडिया अपने देश के किसान को जाति और धर्म बताती हो, जिस देश के हुक्मरान बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग किसान की जाति और धर्म में बांटने की बात करते हो, वर्गों में बांटने की बात करते हो। इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई देश के खिलाफ काम करने वाला हो नहीं सकता। मगर वो अपने आप को देश हित में बताते। साथियों, पिछले दिनों डेढ़ लोग की स्थिति आई, बातचीत टूटी, हमारे को ब्लेम किया गया, किसान बात नहीं करना चाहते। आप सब बताइए कौन सी बात करा भाई? आप बताइए। हमने उनके सामने पहले मुद्दे रखे कि ये तीनों कानून किसान को मारने के लिए बनाए गए। ये किसान के लिए बनाए ही नहीं गए, क्योंकि कृषि का विषय स्टेट का होता है। कृषि के लिए संसद कानून बना ही नहीं सकती। कृषि के ऊपर कानून थोपने के लिए ट्रेड में ले जाकर के कानून बनाया गया, वाणिज्य मंत्रालय के थ्रू कानून बनाया गया, क्योंकि ट्रेड का कानून संसद की पावर होती है, संसद बना सकती है। हमने कहा इनकी एक पहले आपकी नीयत ही गलत है, आप कृषि पे कानून नहीं बना सकते। यह समवर्ती सूची का विषय है, इस पर कानून अगर बना सकता है तो स्टेट बना सकता है। कहते सोचेंगे। दूसरा विषय हमारा है, भारतवर्ष के अंदर मात्र 6% किसानों को एमएसपी के ऊपर अनाज में बिकता है। मात्र 6% किसान वो सौभाग्यशाली है जो हरियाणा और पंजाब का किसान है, जो एमएसपी के ऊपर अनाज बेचने में अपने आप को सक्षम है। बिहार जैसा स्टेट, पश्चिमी बंगाल जैसा स्टेट, उड़ीसा जैसा स्टेट, उनको एपीएमसी का ही पता नहीं, उनको एमएसपी का पता नहीं। आज तक उनका समर्थन मूल्य पे कभी अनाज नहीं बिका। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। 70 साल हो गया आज तक किसान ने एमएसपी क्या होता है? बहुत से साथी कहे एमएसपी तो बड़ी चीज होगी। एमएसपी का होता है, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अरे कम से कम मूल्य पे भी किसान का अनाज नहीं बिकता और छाती पीटते। गृह मंत्री ने एक बार मीटिंग बुलाई और जाकर के हमारे किसान नेताओं को मूर्ख बनाने के लिए पहले फूट डालने के लिए कोशिश करी। कह दिया 5-10 आ जाओ। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, जब हम वहां आंदोलन में गए तो वहां कहा गया कि सरकार के साथ बात कौन करेगा। हमने सीधे तौर पर एक बात कह दी, वे पंजाब के साथी लीड कर कह रहे आप तो सारे जाओ और बाकी स्टेटों से एक आदमी दे देंगे। राष्ट्रीय किसान मोर्चा पहले से बना हुआ था, उनके आदमी दे दिए 39 आदमी, उसमें 32 पंजाब के और 7 पूरे देश के। उनमें से कहा गया कि आप 10-15 आदमी आ जाओ। फूट तो वही गिरने की कोशिश की, मगर हमने कहा चलो इसकी देख लो कितनी गूठ। और जब गृह मंत्री बात की टेबल पर कहता बताइए, हमने अपनी बात बताई। और जब ये बात आई कि एमएसपी आप दे सकते हैं कि नहीं, कहता नहीं दे सकते। गृह मंत्री कहता है देश के किसान को एमएसपी नहीं दे सकते। इस देश के अंदर 70 लाख करोड़ का जीडीपी में किसान का हिस्सा है, वो 30 लाख करोड़ का। 20 लाख करोड़ तो वो फसलें हैं जो एमएसपी में कभी थी नहीं, ना आगे आ सकती, जिसमें आपकी सब्जी है, जिसमें आपका फ्रूट है, जिसमें आपका मेवा है, जिसमें आपके मसाले हैं, जिसमें आपका गन्ना है। इनका कभी एमएसपी होता ही नहीं। घोषित
ही नहीं होता। आपका भेड़ बकरी का ऊन का कारोबार है, आपका दूध का कारोबार है, ये 20 लाख करोड़ का कारोबार हमारा ऐसा है जो एमएसपी से बाहर है। मात्र 10 लाख करोड़ का कारोबार है जिसमें एमएसपी की हम डिमांड करते हैं, उसके अंदर भी मात्र 6% लोगों को खरीदा जाता है। और गृह मंत्री कहता है अगर 23 फसलों का एमएसपी देश में तय होता है, 23 फसलें अगर हम कानूनी, आपको कानूनी राज दे देते हैं, आपको कानूनी अधिकार दे देते हैं, तो 17 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा भारत का, 17 लाख करोड़। और इस देश के उद्योगपतियों को कोरोना के नाम पर 3-4 बार, कितनी बड़ी बड़ी आप वो राशि जानो हो, कितनी बड़ी बड़ी राशि, जीरो नहीं लिख सकता, इतनी बड़ी बड़ी राशि तो इन्होंने माफ कर दी। कई लाख करोड़ रुपया उद्योगों को माफ कर दिए गए कोरोना के नाम पर, मगर किसान को देने के लिए नहीं है, किसान को मारने के लिए। इस देश के अंदर एक बड़ी विडंबना है, 4-5 महीने से एक भय का वातावरण बनाया गया। कोरोना के नाम पर पूरे देश को डरा दिया गया। कोरोना के नाम पर आपको कहा गया बाहर मत निकलिए, बहुत भयंकर बीमारी है, और उसके अंदर एक छल रचा गया, उसके अंदर एक छल रचा गया। जो आप पब्लिक सेक्टर की आपकी कंपनियां थी, चाहे उसमें रेलवे थी, चाहे उसमें इंडियन ऑयल थी, चाहे उसमें आपकी एयर इंडिया थी, सारी कंपनियां बेच दी गई। प्रधानमंत्री जी का आपको एक भाषण सुना होगा, बड़ा याद रहा होगा वो मुहावरा, देश नहीं बिकने दूंगा। मैं बताऊं कि बेच दिया, आपकी रेल बेच दी, आपकी भेल बेच दी, जो लोहे की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आपकी सेल बेच दी, जो कोयले की एक बहुत बड़ी माइनिंग की कंपनी थी, आपके हवाई अड्डे बेच दिए, आपकी बंदरगाह बेच दी, आपकी विदेश नीति आज अमेरिका चलाता है, आपकी अर्थनीति आज वर्ल्ड बैंक चलाता है। अरे छोड़ा क्या बेशरम ने, आपने तो हमारा विचार ही बेच दिया। जिस गुजरात से आप आते हैं, उस गुजरात के 2 महापुरुषों का उदाहरण मैं देता हूं, याद तो कर लिए। गांधी जी ने कहा था मेरा भारत गांव में बसता है। सरदार पटेल ने कहा था, राजाओं को संबोधित करते हुए जब रियासत के राजा हुआ करते, आपके पास सेना होगी, ताकत होगी, मगर मेरे देश की असल शक्ति देहात के अंदर किसान और मजदूर के रूप में बसती है। मगर आज इस कुर्सी के ऊपर बैठ करके हमारे देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने के लिए कानून बना दिए गए, इस देश के किसान और मजदूर को मारने के कानून बना दिए गए। बहुत से साथी, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करने आया था कि अब ये देश जहां गांधी का, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी को मारने वाले, मगर भगत सिंह की औलाद भी है, ये बात बताने आया था। क्योंकि हमने 26 तारीख तक के सारे प्रोग्राम बढ़ा दिया, पूरे देश के किसान नेता प्रचार में उतर चुके। आखिरी चोट हमने मारनी पड़ेगी, हमने सारे लक्षण कर लिए। इतने दिन से बिल्कुल आराम से बैठे सड़क के ऊपर, कोई नहीं पूछ रहा। हमारे को गालियां दी जाती, हम जवाब नहीं देते। हमारे को मूर्ख बनाया जा रहा, फिर भी हम कुछ नहीं कहते। हमारे बीच में आरएसएस के बंदे छोड़े जाते हैं, हमारे बीच में देशद्रोही लोग छोड़े जाते हैं, वो देश के खिलाफ भी आकर के नारे लगाते, तब भी हम हाथ जोड़ करके बाहर निकालते हैं। हमारे बीच में सीआईडी के साथी होते हैं, सीबीआई के साथी होते हैं, इतनी इंटेलिजेंस की कंपनियां छोड़ रखी है। हमारे को बिल्कुल हमारी देरिये की परीक्षा ले रही है सरकार। 3-4 दिन से आपने देखा सारे के सारे हमारे एक गद्दे भीग चुके, आपने पता होगा, सारे तंबू पाट गए, इतनी बारिश हुई। ऊपर तक हमने इंतजाम करे, तरपाल लाके, रोड टेढ़ा था, ऊपर राम बरछा, गद्दा के नीचे को पानी आ गया। आपके सारे के सारे बुजुर्ग, बहने, माताएं
इतनी परेशानी का सामना करें, उसके बाद टस से मस नहीं ले रही सरकार। इन सभी बातों को देखते हुए हमने सख्त प्रोग्राम लेना पड़ा भाई। और सख्त प्रोग्राम क्या है मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से। हमारी अभी ट्रैक्टरों की परेड चलेंगी, रिहर्सल करेंगे हम। जैसे 26 जनवरी पर टैंकों की परेड होती थी ना, अब की बात टैंकों की नहीं होगी भाई, ट्रैक्टरों की होगी। और भारत सरकार याद रखिए परेड है, और इस परेड में हम तिरंगा झंडा लेकर के ट्रैक्टर के ऊपर लगा करके दिल्ली में जाएंगे, हर हालत में जाएंगे। तू तोप ला लिए, तू मशीन गन ला लिए, जितना चाहे किसान को मारने की कोशिश कर लिए, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे। हमारे पास विकल्प नहीं बचा, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र देश में, हमने सोचा था प्रजातंत्र देश में जन्म हो रहा हमारा, मगर प्रजातंत्र कहते किसे? एक अंग्रेज से किसी ने पूछा था डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। 3 शब्दों में उसने कह दिया, वी फॉर पीपल, बाय फॉर पीपल, फॉर द पीपल। जनता के द्वारा जनता के ऊपर बनाया गया कानून लागू करना, ये सीधी सी बात है। वो कहां है भाई, वो प्रजातंत्र है क्या? अरे 1.5 महीने से पूरे देश का किसान करोड़ों की संख्या में हमारी राजधानी में जाना चाहता है। क्या दिल्ली हमारी राजधानी नहीं है? क्या मोदी हमारा प्रधानमंत्री नहीं है? हमें राजधानी में नहीं बढ़ने दिया जा रहा। 1.5 महीने से राजधानी के चारों तरफ बॉर्डरों के ऊपर किसान बैठे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं। यह तो प्रजातंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र के नाम पर तानाशाही है। जब कोई अथॉरिटी के ऊपर आ जाता है ना और उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, ये वो ऐसी स्थिति है जैसे हिटलर रोबोटों से याद था। हिटलर में मोदी जी में 4 समानता है भाई, मैं आपको बता दूं, पढ़ लियो किसी किताब में। हिटलर ने कहा था मैं मुझे 4 साल दीजिए, मैं जर्मनी को दुनिया का सिरमौर देश बना दूंगा। मोदी ने कहा था मेरे को 5 साल दीजिए, मैं भारत को बहुत आगे ले जाऊंगा। हिटलर ने कहा था मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। और हिटलर ने फिर धर्मों के नाम पर यहूदी और ईसाई को लड़ाया था। अपना के कर रहे अपन बेराए। हिटलर ने पूरे देश को सपने दिखाए, मोदी ने सपने दिखाए, उसने झूठ बोली, इसने झूठ बोली। मुझे लगता है 4 चीज तो अपने आप अपना रहा, 5वीं परमात्मा अपना लेगा। हिटलर कुकर मरा था तो मरना इसने भी नहीं पड़ेगा, अपनी मौत नहीं मरा कर देता ना सकते। पूरे देश के किसान और मजदूर आज सड़क पर बैठा रो रहा। हमारे 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, किसने कहा 60, मगर इसका कोई शर्म नहीं, किसी किस्म की भी शर्म नहीं इन लोगों का। और हमारे तो ऐसा बैठा है, हम जिस हल्का में बैठे हैं नहीं, इस हल्का में आके बोलने जी नहीं करता भाई, सच्चाई है। 2 बड़े महापुरुषों का नाम बेच के खा गए, 2 बड़े महापुरुष जिनको हम देवताओं की तरफ पूजते। चौधरी छोटू राम को हरियाणा और पंजाब का किसान छोटा राम बोलिया करता, छोटा राम यानी परमात्मा। और उनके नाम पर वोट लेकर के 3 पीढ़ी से एक भाई है, 3 पीढ़ी की राजनीति करने लग रहा। और आज पूरे देश के किसान को मोदी मानने लग रहा, उसी पार्टी से उसका लड़का सांसद बना बैठा। एक अक्षर भी नहीं, एक अक्षर का डरा हो, एक अक्षर। उल्टा आसी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालता है जाकर के बिल तो किसान के हित में। उखलाड़ा में मीटिंग करता है, बरवाड़ा में मीटिंग करता है। और दूसरा ना तम जानो एमएलए बना था तुमने, ताऊ देवीलाल का फोटो दिखा के वोट ले गया। देवीलाल कोई भगवान का बराबर का दर्जा था हमारे किसान में।
एक छोटी सी बात बताऊं, जब देवीलाल कांग्रेस से अलग हुआ, देवीलाल पे एक पत्रकार, आज भी लिखित में वो बातें, हवा में बातें करना मेरी आदत नहीं है। जो बात पाओगी किसी किसी किताब में पन्ना पूछ लियो बता दूंगा। पढ़ना मेरी आदत है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन पढ़ना आदत है, भी पढ़ता हूं। चौधरी देवीलाल से एक बार वो बात पूछी गई थी कि देवीलाल आप कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, आप एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप कांग्रेस से लड़ पाएंगे, क्या आप संघर्ष कर पाएंगे? तो उन्होंने कहा था, और आपकी नीति क्या होगी? उन्होंने कहा था मैं सर छोटू राम की नीतियों पर चलूंगा, मुझे आगे फल मिले ना मिले। और 4 पीढ़ियां छोटू राम की नीति 4 पीढ़ियां तक चले। किसान का उन्नति में भी करा, अच्छा करा माड़ा करा, मगर उन्होंने कुछ न कुछ कोशिश करी। और इस भाई पर पूछा गया जो कहता देवीलाल का पड़पोता हूं, जींद के अंदर एक पत्रकार ने पूछा कि आप अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, आप अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, आप किस विचारधारा पे चलेंगे? किसी ने कहा था मैं ताऊ की विचारधारा से अजय सिंह के वफादारी से चलूंगा। मैं कौन सी बात बताइए हो, आप सारे बैठे हो, है ये ताऊ का विचार है? पूरे देश का प्रदेश का किसान को मारने पर तुले हुए और उनकी गोदी में बैठे, गुजरात में बैठे, एक गोवा में बैठे, देश छोड़ गया, प्रदेश छोड़ गया, और न्यू बात देखा है बस सरकार का इनका जूत बाज का ठंडे पड़ले जू जाइयो। आज अगर किसान का सबसे बड़े गद्दार है वो हमारे लोग हैं, कदे आप किसी और का लाए जाओ, क्योंकि अगर किसान के नाम पर किसी ने राजनीति करी और वो किसान के टाइम पे काम नहीं आया तो सबसे बड़ा गद्दार वो हो जाता है। ये हालत है हमारे प्रदेश की। भाइयों, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करने आता, अब हमारा जीने मरने का प्रश्न आ गया, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। 4 धरने हरियाणा स्टेट के अंदर पहले ही चल रहे हैं। शाहबाद बॉर्डर का आगे तोड़ करके खेड़ा पे आगे, टिकरी में आपका धरना चला हुआ है, सिंगू बॉर्डर पर आपका धरना चला हुआ है, पलवल में आपका धरना चला है, 4 तो बॉर्डरों पर धरने चले हुए, 28 धरने, जैसे आप बैठे 28 धरने हरियाणा के अंदर चले हुए। मगर आपकी सरकार, आपका मुख्यमंत्री ये कहता है कुछ दिन से तमाशा चल रहा है, हमारे को तमाशा बोलता है, तमाशा जो इस कड़ाता है कि हमारे समझे भी नहीं आ रही, जो हमने न्यूए नहीं जानता ये है कड़े के, और हमने तमाशा बतावा अपने धरने को, तो तमाशा बताता हमारा मुख्यमंत्री और राज करता हरियाणा पर। अब हमारा विकल्प नहीं बचा साथियों, मैं कहने जा रहा हूं, हमने पूरी कोशिश करी कि एक बाल भी बाका ना हो, किसी भाई का नौ की खरोच भी ना आए और हम आंदोलन जीत के आ जाएं। हम पूरी तरह शांति प्रिय तरीके से वहां बैठे, हमारी स्टेज के ऊपर राजनीति बैन है, मगर उसके बावजूद हमारी सुनाई नहीं है। अब हम आखिरी विकल्प आगे, 26 तारीख का जो प्रोग्राम है वो हमारा आखिरी प्रोग्राम है। आखिरी क्यों कहता हूं मैं? यह आंदोलन भी हमारा आखिरी है, यह आंदोलन किसान साथियों हमारा आखिरी आंदोलन। मैं आपको बता दूं, अगर हम हार जाते तो हम आंदोलन करने के लायक ही नहीं बचेंगे, हमारी नस्लें समाप्त हो जाएंगी, हमारी सारी की सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। और अगर हम ये आंदोलन जीत गए तो आने वाले टाइम में कोई भी सरकार किसान के खिलाफ कानून बनाने की हिम्मत नहीं करेगी। यह आखिरी आंदोलन अपना, और आखिरी आंदोलन जब अंत हो जाएगा, आप एक कुकर लड़ा करा सारे भाइयों पे जाना। हमने जो हमारा 26 का प्रोग्राम है, बीच में आपकी ट्रेल चलेंगी, भाई साहब जो प्रोग्राम बना रहे आप फॉलो करो, जो यहां धरने से आपको कॉल दी जाए उस तरीके से चलो, अपने मुंह तो नहीं चलना। सारे भाइयों का हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, अपनी मर्जी नहीं चलानी, क्योंकि
अगर हमने अपनी मर्जी चलाई हमारा आंदोलन बिखर जाएगा, इसमें गंदे लोग घुस जाएंगे, ये आंदोलन आक्रामक हो जाएगा। और अगर कोई भी आंदोलन आक्रामक हुआ वो बिखर जाता है, बिखर गया तो हम मर जाएंगे। यहां के जो आपकी परेड की बना रखी है वो सारी इन भाइयों की माननी है। और रही बात 26 तारीख की, 26 तारीख में हमारे किसान के घर में पैदा हुआ हर बच्चा, चाहे वह 90 साल का, चाहे वह 5 साल का है, चाहे वह हमारी माँ है, चाहे हमारी बहन है, सारे के सारे सड़क पर दिल्ली की तरफ मुंह होना चाहिए, चापे कड़िया तक हो। एक भी घर नहीं बचना चाहिए जो कोई मनस का बीज हो। तो ये है पूरे हिंदुस्तान के किसान की काल। मेरी ड्यूटी लगी थी आप लोगों को प्रार्थना करने खातिर की। मैं 2 टोलों पर जाएंगे आप। एक ये टोल था खटखट का, एक हमारा बद्दो वाला का। बद्दो वाला टोल वाले आज ट्रैक्टरों की वो कर रहे हैं रिहर्सल। आप लोगों की कब होगी? आप लग रहा कल की है, 9 की, जो भी है, ये रिहर्सल है हमारी। होना तो ये चाहिए रिहर्सल भी ऐसी हो आने वाले का पता चल जाए रिहर्सल ही ये है तो असल में क्या करेंगे। मगर 26 की जो बात है मैं उसके लिए प्रार्थना ज्यादा करने के लिए आया हूं। उस दिन हमारा आखिरी जीने मरने का, क्योंकि हमने स्टेज तक घोषणा कर रखी है, स्टेज तक घोषणा कर रखी है हमने, किसान नेताओं ने, सबने। और एक सीधी कड़वी बात बोल रखी है कि या तो हम जीत के जाएंगे, हमारे गले में हार होगा जीत का, और या हम डेड बॉडी के रूप में, मृत आत्मा के रूप में गांव में होंगे। उस दिन भी हमारे गले में हार होगा मरी हुई फूलों का, शहादत का। ये आप लोगों का हाथ में है, बस जिता के लाने। हाँ, या उड़ते हूं डेड बॉडी लेकर दाग लाना, वो कोई नेता नहीं आओगा उड़ते। कारण है इसका, यह आंदोलन का फैसला बंद कमरे का नहीं है। यह पे आंदोलन का फैसला बंद कमरे में होगा भी नहीं। 500 से ज्यादा संगठन है, 39 आदमी तो हमें सिर्फ हूं भेज दिया, जाओ भाई भाइयों तो हमें करो। एक सम्मान दे रखे हमने पंजाब के भाइयों को, इज्जत दे रखी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत अगर कोई कर रहा है पंजाब कर रहा है। अगर आज पूरे देश के किसान को सबसे ज्यादा किसी ने जगाया तो पंजाब के किसान ने जगाया। आड़े अंडा करता मैं भी गुरनाम चुड़ूनीर में कई साल तक कट्ठे अंडा मारा, 50,000 की रैली नहीं हुई कदे। आज 2.5 करोड़ आदमी बैठे दिल्ली के चुगुर्दे, उनमें से हरियाणा की संख्या 12-14 लाख है। ये हमारे बस की बात नहीं थी भाई, परमात्मा की मर्जी है। या आप सब किसान ने समझा कि हमारे को मारने के लिए चल रहे हैं लोग, इसलिए ये चीजें हो रही। आपको एक और बहुत बड़ी बात बता दूं भाइयों, लंबा बोल गया शायद आप मायूस तो नहीं हो गए। बहुत बड़े छलक कर किया जा रहा हमारे साथ, हमारे देश के साथ। भारतवर्ष को आजाद हुए 70 साल हो चुके। जितने भी देश के अंदर प्रधानमंत्री आए, चाहे नेहरू जी आए, इंदिरा जी आई, शास्त्री जी आए, चरण सिंह आया, देसाई आया, वीपी सिंह आया, चौधरी चरण सिंह आया, मनमोहन सिंह आया, सबने पब्लिक सेक्टर की कंपनी लगाई जिसको PSU के नाम से जाना जाता है। 6 साल से मोदी इस कुर्सी के ऊपर है, एक भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं लगाई, एक भी नहीं लगाई, बल्कि बेचने के लिए माहौल पैदा कर दिया जाता है। अगर कोई सरकारी कंपनी जो फायदे में चल रही है उसको बेचना है तो माहौल पैदा कर दिया जाता है, इसको पहले कर्जवान कीजिए। BSNL हमारा बर्बाद जब किया गया तो इस देश का प्रधानमंत्री जियो को प्रमोट कर रहा था, जियो की मशहूरी कर रहा था। उसी तरह FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक संगठन है हमारा जो अनाज खरीदता है। जो अनाज देश के अंदर खरीदा जाता है उसके गोदामों में लगाया जाता है, और जब पूरे देश का अनाज इकट्ठा करके जो पेंट PDS सिस्टम के द्वारा गरीब भाइयों को दिया जाता है,
वो भी एफसीआई का काम होता है। और ये एफसीआई जब अपने पूरे यौन पर देश को अनाज दे रही थी, उसको बर्बाद करने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, आल के नाम से एक कंपनी है, अडानी के गोदाम पूरे हिंदुस्तान में खुलवा दिए। AAL के नाम से कंपनी, बड़े बड़े आपने ग्रुप जैसे देखे होंगे। एफसीआई को जब भारत सरकार ने बजट देना था, उस बजट को बंद करके आरबीआई से सीधा 3.5 लाख करोड़ का बजट, 3.5 लाख करोड़ रुपए लोन दिलवाया और उस एफसीआई को एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया गया, ताकि ये कहना शुरू कर दे कि एफसीआई बर्बाद हो चुकी है, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून था उसको बदल दिया अडानी के लिए। ये माहौल पैदा करते, पब्लिक सेक्टर की कितनी कंपनियां बेच दी, मैंने आपको पहले ही बताया। कई लाख कर्मचारी बेरोजगार कर दिए मात्र 2-3 उद्योगपतियों के लिए। यह बहुत बड़ा खेल है भाइयों, ये कई सालों से चला हुआ है। पिछले 20-30 साल में जितने भी शासन पर आए, सारे के सारे इसमें शामिल रहे। हमारे देश के अंदर 12,000 खरब का खुदरा व्यापार है, जो छोटे दुकानदारों का व्यापार है, उसके ऊपर कब्जे की लड़ाई ही है। इसमें बहुत ज्यादा कंपनियां हैं, इसमें वॉलमार्ट है, मोनसेंटो है, कारगिल है, अडानी की कंपनियां हैं, अंबानी की कंपनियां हैं। इस तरह की पूरी इंटरनेशनल कंपनियां मिल करके इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये उनका दलाल बन बैठे हैं। इनका उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाता है। बहुत बड़े साथियों तो बेरा को 3-4 रिफॉर्म का नाम तो लाएगा। पहले लैंड रिफॉर्म के नाम से लाया गया, अब कृषि सुधार के नाम से ला रहे हैं, आगे लेबर रिफॉर्म के नाम से लाएंगे। आपको देखना मजदूरों को कैसे मारते हैं लोग। इस देश का दुर्भाग्य है, जब किसान को मारना होता है उस कानून का नाम होता है कृषि सुधार, मजदूर को मारना होता है उस कानून का नाम होता है श्रम सुधार। इसलिए साथियों, मेरी प्रार्थना है, हमने पहले तो जाति और धर्म में नहीं बंटना है। यह मुद्दा मात्र किसान का नहीं रहा, कदे किसी भाई का सको। जिन भाइया ने 20 रुपए किलो गेहूं मिलाकर रहनी, जे किसान का 1000-15 से खरीदेंगे, उन्हें 100 रुपए किलो चून को नहीं मिलता, याद रखियो। ये जाति और धर्म में बंटने का मुद्दा नहीं है, यह वर्ग में बंटने का मुद्दा भी नहीं है। मैं कई दिन से स्टेज के माध्यम से एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं बताऊंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 4-5 हजार संगठन काम करते हैं। कोई स्टूडेंट छात्रों में काम करता है, कोई कर्मचारियों में काम करता है, कोई किसानों में काम करता है, कोई मजदूरों में काम करता है। किसी की यूनियन छोटे दुकानदार की है, किसी की रेडी फट्टी वाले की है, किसी की व्यापारियों की है। सारी की सारी यूनियन आपके समर्थन में सिंगू बॉर्डर के ऊपर आ चुकी है, आपके समर्थन में आ चुकी है। मात्र 2 संगठन बचे, जो दोनों उद्योगपतियों को, एक फिक्की एक एसोचैम, मात्र 2 संगठनों को छोड़ करके पूरे हिंदुस्तान की 99% जनता आपके साथ है। डरने की जरूरत नहीं है, हम ये आंदोलन हर हालत में जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे और इस तानाशाह को झुका करके जीतेंगे, इसको मनुष्य बना के जीतेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। मात्र आप लोगों से एक प्रार्थना करने के लिए आया था, एक हाथ जोड़ने के लिए आया था कि जितने प्रोग्राम और परमात्मा ने भी खोल दिए, बादल बुदल आने जाते रहेंगे बिल्कुल रहो। ये तो हमारे खतर भाई मामलोड़े बैठे थे नहीं, हमारे को पानी लानिया कौन था, पानी लानिया कौन था, खाद तो पड़ोसी भी गेर दे, मगर कैप्टी चला के पानी लानिया नहीं था को परमात्मा ने सोचा भाई इनका कोर तो मैं दे दूं, या लड़ाई लड़ लेंगे, या तो परमात्मा ने अपना कोर दे, ये चिंता करने की जरूरत नहीं। कोर रैली खात भाईचारा गेड़ देगा, हम लोग बैठे आप तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, अपने अपने गांव में प्रचार करके अपने धरने की संख्या बढ़ाओ और जो भी प्रोग्राम
राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से आएगा कमेटी के पास, आपकी कमेटी आपको बताएगी। पूरे प्रोग्रामों को फॉलो करते हुए इस आंदोलन को जीतने में अपना योगदान दे। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे उसके लिए माफी चाहूंगा। भाई 2 नारे जरूर लाइए, मैं लाया करूँ, सारे लाऊं, सबने मेरा अपने हाथ खड़े करके लाओगे नारे भी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हम नारा लगाते हैं, जब हमारे चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे ना, तब भी उनकी स्टेज पे एक नारा लिखा हुआ था, टाटा बिरला की जागीर नहीं है हिंदुस्तान हमारा है। इसका एक मतलब होता है कि हमें पूंजीपतियों गुलाम ना कदे थे, ना आज है, ना आगे बढ़ेंगे। आज वो नारा का थोड़ा मीनिंग बदल गया। उस मौके टाटा बिरला कार दे, आज अडानी अंबानी आ गए उनकी जगह। मैं कहूंगा अडानी अंबानी की जागीर नहीं, आपने कहना ये हिंदुस्तान हमारा है, और पूरी कलड़ी मुट्ठी करके न्यू दिखाना अगले हमारा है भैया, मालिक है देश के, गुलाम नहीं है, नौकर नहीं है किसी के। तो दलाल हो सकता है पूंजीपतियों का, हम नहीं होंगे। अडानी अंबानी की जागीर नहीं, अडानी अंबानी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। एक नारा पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ांगे चोरों से। होंगे चोर ये किसी भाई का सकरारा चोर को नहीं है। एक आला भाई CID सिक्योरिटी वाला भाई का थोड़ा दर्द होता हो भेज रखा सरकार ने। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है भाई, ना जाति धर्म का मुद्दा है। फर्क उसका ही पड़ेगा। ये किसी ने नहीं, कोई कंपनी नहीं रहेगी, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रहेगा। आप आगे काले खागड़ा जी वंडेंगे जो बोलो जी, पछे तो भाई किसान भी आगे। मैं कहूंगा पहले लड़े थे गोरों से, आप कहना आप लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, आप लड़ेंगे चोरों से।